44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, हाँ 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट था जिसके अंदर हमने 19 पॉइंट पढ़े, इसमें आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि ये वाली चीज जो आई थी वो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आई थी, यानी कि इंदिरा गांधी जी की सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट करा था। एक बात याद रखना, जब भी इंटरव्यू में अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आ पड़े, क्योंकि हम लोग पीएसआईआर के स्टूडेंट हैं, या पीएसआईआर आंसर लिखने में जब कोई ऐसी सिचुएशन आ पड़े when we need to use the name of leaders, I repeat, जब कोई आंसर राइटिंग में या फिर इंटरव्यू की स्टेज पर बोलने में हमें पॉलिटिकल लीडर का नाम लेना पड़ जाए, जबकि नहीं लेना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम पीएसआईआर के स्टूडेंट हैं तो लेना पड़ सकता है, हमेशा नाम के आगे मिस्टर या मिसेज लगा देना। मिसेज से ज्यादा बेटर मैं तुम्हें बता देता हूं, मिस्टर तो एज इट इज यूज कर लेना। यूपीएससी में लिखने के टाइम पे एसएमटी यूज कर लिया करो, श्रीमती। बोलने के टाइम पे भी श्रीमती जी यूज कर लिया करो, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। वैसे इनका पूरा नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी नेहरू प्रियदर्शनी गांधी, ठीक है। तो खैर वो छोड़ो, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ऐसे अगर आप किसी को बोल रहे हो तो श्रीमान मत एसएच लगा सकते हो वैसे, लेकिन मिस्टर नेहरू जी ऐसा करके, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ऐसा करके बोल सकते हो। ये वर्ड थोड़े से आपको लग सकता है कि हमने आज से पहले कभी यूज नहीं करे, क्या जरूरत है जितने बार अगर इनका नाम लिखें बार बार यूज करने की। मार्क्स कट जाएंगे अगर ये यूज नहीं करोगे, लिख दोगे तो ये चीज में एक्स्ट्रा मार्क्स, एक एक्स्ट्रा इंप्रेशन क्रिएट हो। ये मैं छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, लोग सोचते रह जाते हैं कि मेरे एवरेज मार्क्स ही रोटेट क्यों कर रहे हैं, वही क्यों फ्लोट कर रहे हैं। इस रीजन की वजह से फ्लोट करते हैं उनके मार्क्स एवरेज। छोटी छोटी बातें, क्योंकि जो ऑप्शनल आपका होता है ना उसके अकॉर्डिंग बिहेव भी करना पड़ता है आपको, बोथ इन आंसर राइटिंग एंड एंटर द इंटरव्यू रूम, ठीक है। छोटी सी बात थी। यहां पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। जो भी घटिया चीजें, अच्छी चीजें जो भी हुई थी, ये जो 19 चीजें थी जिसको एक नाम दिया गया, रूप दिया गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का, इन सबको करेक्टिफाई करा गया बाय जेपी गवर्नमेंट। वैसे वो प्रॉपर जयप्रकाश नारायण की गवर्नमेंट नहीं थी। मैं जेपी आंदोलन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। आई होप जो मैंने आपको टास्क दिया है 9 जुलाई तक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की वीडियो खत्म करने का, वो आप कर चुके हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तभी आपको मेंस में पोस्ट इंडिपेंडेंस शुरू करवाना चाहता हूं। जिस बैच को लीड कर रही है कशिश, ठीक है, कशिश उसको कंटिन्यू कर रही है आजकल वर्ल्ड पॉलिटिक्स और पोस्ट इंडिपेंडेंस में, आजकल वो उसमें है, उस फील्ड में। तो मैं मेंस आंसर मतलब मेंस की क्लासेस भी आपको इवनिंग में और लेट नाइट को हम लोग ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे, हम इसको करा करेंगे। उसका मेरा एक पर्पस था 9 जुलाई तक आपसे वो रिक्वेस्ट करने का कि कंपैरेटिव वर्ल्ड पॉलिटिक्स आप अपना खत्म कर लो, जितनी वीडियोस है मेरी प्लेलिस्ट में। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट जो था वो जेबी मूवमेंट एक थी, आपको पता, मतलब अगर होगा जिनके पास 12वीं में पॉलिटिकल साइंस थी या जिन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस की 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक पढ़ी है, जेपी आंदोलन एक हुआ था। यानी कि इंदिरा गांधी ने जो भी, इंदिरा गांधी की सरकार ने जो भी करा था उसको रिवर्स करने के लिए, मोरारजी देसाई की वजह से सरकार थी लेकिन बनी थी जेपी की वजह से। इट इज जस्ट लाइक केजरीवाल जी ने सरकार जो बनाई है उनके पीछे कौन है सपोर्टर, क्या था, किसका अहम भूमिका है? हाँ, अन्ना हजारे जी का, है ना। ऐसे ही जेपी ने मना कर दिया था कि मैं कोई पॉलिटिकल पोस्ट ऑक्यूपाई नहीं करूंगा, गांधीवादी थे ये, ठीक है, गांधी के रास्तों पे चलते थे, गांधी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। मोरारजी देसाई जी ने सरकार बनाई थी। मैं तुम्हें इतनी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, हमारे देश में सेम टाइम पर मतलब एक ही दिन, मतलब ऐसा मान लो कि ऐसा एक एरा आया था कि एक ही दिन हमारे देश में 3 प्राइम मिनिस्टर थे एक साथ, 3 प्राइम मिनिस्टर्स। ये छोटी छोटी चीजें बहुत कम लोग जानते हैं, मैं तुम्हें इस लेवल तक लेकर जाऊंगा। हम लोग उसके बाद और भी चीजें प्रोसीड करेंगे कि जो पॉपुलर मूवमेंट्स थी वो होती हैं। हम लोग जो पंजाब
से एक सेपरेट स्टेट की डिमांड चल रही थी, खालिस्तान, ग्रेटर नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट सेसेशनिस्ट मूवमेंट जो थी, एजी फिजो की जो मूवमेंट थी, इमरजेंसी के टाइम पर कैसा बर्ताव करा गया, संजय गांधी का प्रोग्राम जो था, क्या कहते हैं, नसबंदी का प्रोग्राम, संजय गांधी के ऊपर ये आरोप कि इसने भरे कैबिनेट के अंदर घुसकर इंदिरा गांधी को कसकर एक चांटा लगाया था अपनी मां को, और उसके बाद इसका मर्डर हो गया, इसका हेलीकॉप्टर क्रैश करवा दिया जाता है। क्या इसके पीछे कितनी सच्चाई है और ये क्या सिनेरियो था, उसने अपनी मां को क्यों चांटा मारा था, ये सारी कहानी से मैं तुम्हें रूबरू करवाऊंगा। तो यहां पर जेपी गवर्नमेंट ने, यानी कि मोरारजी देसाई सरकार ने, ऐसा कहूंगा अगर मैं टू बी प्रिसाइज, 44th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए ये लोग। देखो इसमें लिखा भी है, इट वॉज इनेक्टेड बाय जनता गवर्नमेंट, बोलते इसको यही थे, जनता गवर्नमेंट। क्यों लेकर आए इसको? उन चीजों को नलीफाई करने के लिए जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस करा गया था 1976 का, उन सारे चेंजेस को हटाने के लिए, उन सारी डिस्टॉर्शंस को हटाने के लिए। ठीक है, क्या क्या करा गया याद है? कंपेयर करके बताता हूं, आराम आराम से सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी कल वाली। ये 8th पॉइंट देखो, लोकसभा का टर्म बढ़ा दिया था इंदिरा गांधी जी ने, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का। आज के टाइम पे भी 5 साल होता है ना, लेकिन उस टाइम पर 6 साल कर दिया था बढ़ाकर। जेपी गवर्नमेंट ने सब कुछ ठीक करा ना? क्या ठीक करा? ये देखो, रिस्टोर कर दिया टर्म, देखो रिस्टोर, ओरिजिनल जो टर्म थी लोकसभा की और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो 5 साल हुआ करती थी, उसको रिस्टोर कर दिया। नेक्स्ट, याद है जो कोरम, मिनिमम जितने मेंबर्स की जरूरत होती है पार्लियामेंट में बैठने के लिए, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करने के लिए, याद है जैसे कल मैंने 10% बताया था, है ना? तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए जो कोरम खत्म कर दिया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, इसको दोबारा रिस्टोर करा गया। उसके बाद यहां पर जब हम लोग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करते थे ना, इस पॉइंट को होल्ड करके रखना थोड़े दिनों के लिए, आपको थोड़े दिनों बाद समझ में आएगा, या वैसे थोड़ी सी जनरल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, थोड़ा सा सुन लो तो यहां पर क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको। जब हम पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस देते हैं ना, तो अभी तक हम लोग, जब तक ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया था 1978 में, हम लोग ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स को रेफर करते थे। यानी कि जैसे हम कोई भी चीज बोल रहे हैं ना, तो उनका टाइटल वो यूज करते थे कि क्वीन एलिजाबेथ के हाउस में जहां पर वो बैठती हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें ऐसा करा जाता है, इसलिए हम लोग अपनी लोकसभा में ऐसा कर रहे हैं। ब्रिटेन में ऐसा करा जाता है, इसलिए इंडिया के राज्यसभा लोकसभा में ऐसा कर रहे हैं। वहां की संसद भवन में ऐसा करा जाता है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये चीज हमने ना ओमिट कर दी, हटा दी कि यार हम लोग उनको बार बार रेफरेंस नहीं देंगे। ये इंडियन पार्लियामेंट है, यहां पर सिर्फ इंडियन एमपीज और इंडियन पार्लियामेंट की बात होगी। भाड़ में गया ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, नहीं देनी इसको इज्जत इंडिया के संसद भवन में। और संसद भवन के मेंबर्स यानी कि सांसदों को किसी भी तरह की अगर प्रिविलेजेस मिल रही है, उसमें ब्रिटिश एमपीज का जिक्र नहीं होगा कि क्योंकि उनको ऐसी मिलती है इसलिए तुम्हें ऐसी मिल रही है, क्योंकि उनका महीने का बंगलों का खर्चा माफ है इसलिए तुम्हारा माफ है, उनको वहां पर 500 पाउंड मिलते हैं पेट्रोल के लिए, यहां पर तुमको उसके कंपैरिजन में 2800 रुपए मिल रहे हैं एक हफ्ते के पेट्रोल के लिए। उन्होंने बोला कंपेयर करना, इस एक्ट में बोला कि कंपेयर करना छोड़ो, स्टॉप रेफरिंग टू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन के लोकसभा को बंद करो यहां पर पॉपुलर करना, अपनी बात करो सिर्फ। ऐसा होता था, तो ये चीज हटाती है। ठीक है, उसके बाद इमरजेंसी जब आई थी ना, तो क्या हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार ने न्यूज़पेपर्स और बड़ी सारी जो मैगजीन्स थी ना, उनके राइट्स छीन लिए थे कि वो जो भी कुछ पब्लिश करते थे ना, तो पहले सरकार से रिव्यू करवाना पड़ता था। इट इज जस्ट लाइक कि फिल्म्स कुछ भी मतलब पब्लिश इसलिए नहीं कर सकती हैं। देखो एक बात बताओ, फिल्म्स में ना सबसे ज्यादा अगर कोई घटिया से घटिया स्टोरी लाइन भी है ना, हर एक फिल्म मेकर ये जानता है कि अगर टोटल पोर्नोग्राफिक और न्यूडिटी की परमिशन मिल जाए अगर, तो हमारी मूवी में चाहे सर पैर हो ना हो कहानी का, वो फिर भी चल जाएगी। ये तो सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, सीबीएफसी, जो कि इसके ऊपर बंदिशें लगाने की कोशिश करता है, वो फिल्म को रिजेक्ट कर देता है, उस सीन को हटाने की डिमांड कर देता है। इसको किसी भी फिल्म को रिलीज होने से पहले, वेब सीरीज को रिलीज होने से पहले, वो पहले ये देखता है कि इसकी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पब्लिक मोरालिटी है वो हर्ट होगी, जो पब्लिक मोरालिटी है वो हर्ट होगी,
या फिर कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, दंगे तो नहीं बढ़ जाएंगे, बच्चे तो नहीं देखेंगे। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूं, कुछ साल पहले, अगर आप लोग जानते हो उस चीज को, बिग बॉस अर्ली इवनिंग आया करता था, लेकिन बाद में उसको लेट मतलब नाइट तक ही शिफ्ट कर दिया गया। 10:30 बजे आई थिंक वो शुरू होता है, या 11 बजे शुरू होता है बिग बॉस। वो इसलिए क्योंकि एक तो ये मेजर डिमांड सलमान खान ने भी करी थी, और बहुत सारी ऑडियंस का ये मानना था कि इतना वॉयलेंस शाम के टाइम पे पेरेंट्स के साथ बैठ के अगर बच्चे देखेंगे तो उनमें एक ये हैबिट इनकलकेट हो सकती है। बच्चे तब तक सो जाते हैं 10 सवा 10 बजे तक, तब तक उनका स्कूल होते हैं, उसके बाद बिग बॉस दिखाना शुरू कर। ठीक है, तो यहां पर पहले इंदिरा गांधी की सरकार ने जो न्यूज़पेपर्स और जो मैगजीन्स थी उनके पब्लिकेशन के जो राइट्स छीन लिए थे, अब उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई कि अगर न्यूज़पेपर वाले जो मर्जी छापना चाहते हैं, मैगजीन वाले जो मर्जी छापना चाहते हैं, दे आर अलाउड। एक बात और ध्यान रखना, जो मर्जी छापना चाहते हैं मतलब मेन दिक्कत तो ये थी इंदिरा गांधी की सरकार को कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स की जो बातें हैं, जो सुनवाइयां हो, वो रिवील ना हो। आज के टाइम में आपको पता लाइव प्रोसीडिंग्स चलती हैं, लेकिन इंदिरा गांधी ने ये राइट छीन लिया था। तो इस चीज को जनता गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया अखबारों को, जर्नलिस्ट को, कि अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, यानी कि बिल के ऊपर वोट हो रहा है, जो भी ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में जो भी बहस हो रही है, अगर ट्रू रिपोर्ट है, वो बिल्कुल सही जैसे हुई थी वो घटना, ऐसी घटनाक्रम आपने बिना मिर्च मसालों के लिख रखा है, वी परमिट यू, तुम्हें हमारी तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, किसी का बाप तुम्हें नहीं रोक सकता वो चीज पब्लिश करने से, जाओ, ये तुम्हारा अधिकार है। बिकॉज आप ऐसा कह सकते हो, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को तोड़ने की कोशिश करी गई थी इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, लेकिन उस कुर्सी की चार टांग लगाने का काम फिर से करा जनता पार्टी। चौथी, आपको पता है ना, ये क्या कहते हैं, मीडिया इज रिगार्डेड एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, सुना होगा बचपन से। इसको इस कुर्सी के चौथे पैर को खींच लिया था इंदिरा गांधी ने, लेकिन जनता पार्टी ने फिर से फेविकॉल लगाकर इसको ठीक करने की कोशिश करी। ये सारी बातें पोस्ट इंडिपेंडेंस में सब समझ में आएंगी। ये तो सिर्फ हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत का, उसमें एक अमेंडमेंट ऐड दे रखा है, उसके उसके अंदर जिक्र है ये, इसलिए मैं बता रहा हूं। अभी चाहे कान यहां से पकड़ लो चाहे वहां से पकड़ लो, बात एक ही है, यहां से लर्न कर जाओ तो तुम्हें पता लग जाएगा, अच्छा ये हुआ था। ठीक है, और चाहे अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस पहले पढ़कर आए हो तो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छी से स्मूथली मिल रही होगी। उसके बाद प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई, उनको, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को एम्पावर करा गया कि कैबिनेट आपको जो मर्जी लिखकर भेज दे, मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री जी का, यानी कि पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट आपको जो मर्जी लिखकर भेज दे, तो पहले क्या बोला गया था कि आपको मानना पड़ेगा आंखें बंद करके, आप सांस लेने के अलावा और सूसू करने के अलावा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब ये प्रेसिडेंट को बोला गया, भैया यू आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री, इतने भी ज्यादा नल्ले की तरह बिहेव मत करो, हम आपको ये पावर देते हैं, यू कैन सेंड बैक द एडवाइस जो कि कैबिनेट ने आपको दी है, एटलीस्ट वंस, एक बार आप उनको बोल सकते हो, सर जी आपने जो मुझे बोला है इस बात में थोड़ा सा मुझे खोट लग रहा है, क्या आप इसको रिकंसिडर करोगे? अब आप लोग मुझसे ये बोलोगे कि दीपांग सर, रिकंसिडर करने के बाद भी अगर वो लोग भेज दे तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हम लोग इसके बारे में लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे प्रेसिडेंट वाले चैप्टर के अंदर, ऐसा 3 से 4 बार हुआ है जब प्रेसिडेंट ने रिकंसिडर करने के लिए एक मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दोबारा वो एडवाइस भेजी, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की दोबारा हिम्मत नहीं होती है उसको प्रेसिडेंट को भेजने की। पता है क्यों? यहां पर बात ना ईगो क्लैश की नहीं होती है, पूरा मीडिया, पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है, राष्ट्रपति ने कोई चीज आपको अगर भेजी है तो सोच समझ के भेजी ना, उसको पसंद नहीं आ रहा था उस पर साइन करना, उसको थोड़ा सा कुछ चिड़चिड़ हो रही थी इस बात से। तुम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, द नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया, तुम उसकी बात को यह कहकर दोबारा सेम चीज कैसे भेज सकते हो? इसलिए आज तक जब भी हिंदुस्तान के इतिहास में तुम्हें बताऊंगा वो कौन से 3 बिल थे, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को बोला, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने साइन करने के लिए, प्रेसिडेंट ने जब एक बार उनको रिकंसिडर के लिए भेजा वापस, मजा लेकिन उन्होंने दोबारा भेजा उसको, ये मैं बताऊंगा।
ये तो मैं ये वाला पॉइंट, अगर ये सारे पॉइंट ना जितने मैंने पढ़वाए हैं, अच्छा एक चीज बताना भूल गया मैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक एक पॉइंट के ऊपर मेंस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, एक एक पॉइंट के ऊपर अभी, लेकिन उसको प्रूव नहीं कर पाओगे आप इतने अच्छे से, क्योंकि अभी आपकी होलिस्टिक इंटरकनेक्टेड नॉलेज नहीं है। ये एक एक पॉइंट के ऊपर मेंस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि it has been mentioned in the constitution that president is empowered to send back the advice to the cabinet at least once for reconsideration. How this power gives an additional boost to the president of India as the nominal head of India. ऐसा करके घुमा फिरा के तिगड़म लैंग्वेज के अंदर कोई क्वेश्चन आ जाए। अब आपको यहां पर इंट्रोडक्शन में सबसे पहले नंबर तो इस बात के मिल जाएंगे, अगर आप मेंशन कर रहे हो कि ये पावर 44th अमेंडमेंट एक्ट से दी गई थी, जनता गवर्नमेंट के थ्रू दी गई थी, किन सरकमस्टांसेस के अंदर दी गई थी, उसको उससे आपको मार्क्स मिलेंगे कि इंदिरा गांधी जी ने पहले इसको मतलब बोल दिया था कि प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा, लेकिन जनता पार्टी ने देखा कि एटलीस्ट भैया वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इज्जत तो करो उसकी, उसको ऐसे भी ट्रीट मत करो कि उसको कठपुतली की तरह नचा रहे हो। फिर आपको अगर वो आप ये 3 से 4 बिल, ये कौन सी घटना हुई थी जब प्रेसिडेंट ने ऐसा करा और दोबारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हिम्मत नहीं थी कि उसको दोबारा प्रेसिडेंट को भेजे, आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको उस क्वेश्चन के अंदर, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे ये, लेकिन अभी नहीं कर पाओगे एक्सरसाइज, इसलिए मैंने आपसे दिसंबर तक का टाइम मांगा है लक्ष्मीकांत को बहुत गहराई से करने के लिए, और एक दिन अगर नंबर ना कटे प्रीलिम्स और मेंस के अंदर, इस बुक को कम से कम 4.5 से 6 महीने का टाइम देना पड़ता है अलॉन्ग विद अदर सब्जेक्ट्स। ये नहीं कि यही करते रह गए। ये एक ऐसी चीज होती है कि जैसे एक रिचुअल है ना किसी इंसान का कि भैया रोज मैं नहाने के बाद पूजा करूंगा ही करूंगा, तो बस ऐसा है कि रोज किसी को थोड़ी बहुत लक्ष्मीकांत देख लीजिए इंटरव्यू तक, रोज चाहे जो उसकी जितनी मर्जी बार हो गई है और हुई नहीं है तब भी उसको 2-2 पेज देख लेनी चाहिए, ऐसा है बस इस सिनेरियो, ठीक है। बट द रिकंसिडर्ड एडवाइस अगर एक बार दोबारा भेज दी ना, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है। ये बात सुनकर खुशी तो बहुत होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, लेकिन सारी मीडिया की और पूरे देश की और इंटरनेशनल लोगों की नजरें क्योंकि इस बात के ऊपर होती हैं, भैया प्रेसिडेंट ने वापस भेजी है, ये तुम्हारी बंदी का लव लेटर नहीं है, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, बेबी करता तो हूं, आई लव यू, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं करते तुम, सच में करता हूं, ये बार बार ऐसे मैसेज नहीं चल रहे हैं कि उसने भेजा तुम मुझे प्यार नहीं करते और वो भेज रहा है बेबी सच्ची आई लव यू, तुम्हारी कसम तुम कल सुबह ही मर जाओ अगर मैं झूठ बोलूं तो। यहां पर ये बहुत बड़ी चीज है, ये थोड़ी सी एक औकात वाली चीज है, तुम्हारी बाबू सोना जादू टोना की कोई औकात नहीं होती, लेकिन ये दिस इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ये बोला गया था कि जब भी गवर्नर या प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर रहे हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर इशू कर रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले, इस पॉइंट को समझाने से पहले लेट मी क्लैरिफाई 3 थिंग्स। प्रेसिडेंट कौन होता है, गवर्नर कौन होता है, और एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है। प्रेसिडेंट कौन होता है, राष्ट्रपति कौन है, हु इज राष्ट्रपति, नहीं वो तो ठीक है, वो तो हम लेमन लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं, नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री, नॉमिनल हेड है, रियल हेड नहीं है कंट्री का। और कंट्री को याद रखना, हम लोग वैसे वैसे मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज के अंदर हम लोग इसको नेशन स्टेट भी बोलते हैं, कभी कभार सिर्फ स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। कंट्री को हम लोग यही बोलते हैं, कंट्री वर्ड वैसे मैं बताऊंगा कि कंट्री, नेशन और नेशन स्टेट के बीच में फर्क क्या होता है। तुम्हें खुश होना चाहिए, बीइंग पीएसआई स्टूडेंट सिर्फ पूरे यूपीएससी में 99% बच्चे जो नहीं जानते हैं वाली टर्म, ये सिर्फ तुम जानोगे, और ये चीज सबके लिए होती है, सबसे पूछी जा सकती है कि तुम कल को भैया एक जिला के राजा बनोगे, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि कंट्री, नेशन और नेशन स्टेट के बीच में क्या फर्क होता है, ये तुम सिर्फ जानोगे और कोई नहीं जानता, 99.99% लोग नहीं जानते। पीएसआईआर ऑप्शन होने के बावजूद भी नहीं पता होता लोगों को डिफरेंस, ये भी बात होती है। पीएसआईआर लेने से क्या कोई पंख थोड़ी ना लग जाते हैं किसी पे। गवर्नर, गवर्नर कौन होता है, ये जैसे नॉमिनल हेड होता है ना पूरे के पूरे नेशन स्टेट का, ये नॉमिनल हेड होता है एक पर्टिकुलर स्टेट का, नॉमिनल। अच्छा, अब नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, अब आप कहोगे तो सर जी आप ये बार बार नॉमिनल नॉमिनल कहते जा रहे हो, तो रियल कौन होता है।
कंट्री के केस में रियल यहां पर होता है प्राइम मिनिस्टर और स्टेट के केस में होता है चीफ मिनिस्टर। अब सवाल ये उठता है देन हु इज गवर्नर, और फिर गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर से कैसे अलग होता है? एनीवन? नहीं नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर ये हम लोग नहीं है, आईएएस में होता। क्योंकि देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है दोज हु कैन इशू ऑर्डिनेंसेस, आईएएस का भी ऑर्डिनेंस थोड़ी ना इशू करता है, ये तो कोई पावर ही नहीं है आईएएस के पास। डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता, मतलब कुल मिलाकर ऐसा सब्जेक्ट। नहीं नहीं नहीं, ट्राई करो बस, मैं बताऊंगा, मैं ही बताने के लिए हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करो बस, मैं तो ये चाहता हूँ ट्राई करो। छोटा सा डिफरेंस होता है, सीख जाना आज के बाद, ठीक है, और दूसरों की बेइज्जती करते रहना। स्टेट में होता है गवर्नर, बस जैसे ही आप स्टेट का नाम चेंज करके यूटी बोल दो ना, तो ये होता है एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर को ही हम लोग बोलते हैं एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये होता है डिफरेंस। आपको पता है ना, दिल्ली में गवर्नर नहीं होता है, एलजी, एलजी भाई साहब है, इसलिए केजरीवाल और एलजी के बीच में हमेशा टसल चलती रहती है, सुना हो गैस अखबारों में, है ना? हाँ, जो यूटीज हैं, जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, वहां पर गवर्नर का नाम गवर्नर ना होकर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जिसको थोड़ा सा सूट बूट की लैंग्वेज में बोलते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर। नॉर्मल भाषाओं में द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस में वर्ड जो यूज होता है जर्नली 85% टाइम्स महीने में वो एलजी वर्ड यूज। एडमिनिस्ट्रेटर को क्या कहेंगे, नॉमिनल हेड के नहीं, इस डिबेट को मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्टेट्स में जो पावर होती है वो बहुत अलग होती है एज कंपेयर टू यूनियन टेरिटरी। अगर इतना ही आसान होता ना, यूटी की पावर स्टेट जैसी होती, तो केजरीवाल भाई साहब की अपील मान ली गई होती कि दिल्ली को एक प्रॉपर राज्य के अंदर कन्वर्ट कर दो ना, दिक्कत क्या है, मेरी भी पावर इंटैक्ट रहेंगी और मेरे और एलजी के बीच में टसल ही नहीं आएगा। बेचारे भाई साहब का बोलना हुआ, पूरी की पूरी पावर ही छिन गई। तो ये मैंने तुम्हें फर्क समझा दिया प्रेसिडेंट, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में। अब यहां पर क्या बोला गया, 6 पॉइंट देखो क्या है इसका। इट डिलीटेड द प्रोविजन, पहले एक प्रोविजन हुआ करती थी कि अगर प्रेसिडेंट, गवर्नर या एलजी, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, अगर ये सेटिस्फाइड है ना कि ऑर्डिनेंस इशू होने चाहिए, तो इनकी सेटिस्फेक्शन से ऑर्डिनेंस लग जाएंगे। लेकिन अब इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया गया, भैया इनका सेटिस्फेक्शन कोई मायने नहीं रखता है, और भी चीजें वहां पर वर्क करती है, और ये मैं तुम्हें बताऊंगा ऑर्डिनेंस पावर जब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट के चैप्टर और गवर्नर के चैप्टर में, क्या ये अंधाधुंध ऑर्डिनेंस लगा सकते हैं। अब आप कहोगे, आपके दिमाग में एक वो उठा होगा, यार इसको डिलीट करने से फायदा क्या हुआ, मतलब इनका सेटिस्फेक्शन होना ना होना, ये आप क्या कह रहे हो आप, और ये क्या लिखा हुआ है। तो पता है क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। प्रेसिडेंट, गवर्नर, या जिसका दूसरा नाम अगर मैं बोल दूं एलजी, यूनियन टेरिटरी के अंदर, कुल मिलाकर मैं दो ही लोगों की बात कर लेता हूं यहां पर, प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये इलेक्शन के थ्रू आते हैं। आपके पापा, चाचा, चाची वगैरह जाते हैं कि आज हम चलो बेटा राष्ट्रपति को वोट करने जा रहे हैं, या राज्यपाल को वोट करने जा रहे हैं, गवर्नर को, ऐसा होता है घर में कभी? सुना है कभी प्रेसिडेंट गवर्नर के इलेक्शंस हो रहे हैं जिसमें आपके घर वाले जा रहे हैं वोट करने? नहीं ना। यहां पर ये एक प्रकार से, मैं अगर आपको बोलूं, मैं सिर्फ एक कहने का तरीका समझा रहा हूं, बीइंग पीएसआई स्टूडेंट, और रियल पिक्चर देने के लिए। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की कठपुतली, सीएम, सॉरी हाँ, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की कठपुतली, गवर्नर सीएम की कठपुतली। जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है या विधानसभा सेशन में नहीं है, ये ऑर्डिनेंस क्या होता है, हमेशा कानून हमारे देश में कहां से बनते हैं, नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट से, स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, जिसको हिंदी में बोलते हैं विधानसभा, यहां से बनते हैं। जब ये सेशन में ना हो, जब ये सेशन में ना हो, लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ नहीं है, तो बिल पास होकर कभी एक्ट बन नहीं पाएगा। जिन स्टेट्स में सिर्फ विधानसभा है, विधानसभा सेशन में अभी नहीं है, और जिन स्टेट में 2 हाउस है, विधानसभा और विधान परिषद, इनमें से कोई एक हाउस मिसिंग है, कानून नहीं बन पाएगा राज्य के अंदर। ऐसे केस के अंदर जब अर्जेंटली कानून बनाना पड़ता है,
तब रास्ता हमारे देश में संविधान निर्माताओं ने एक वे प्रोवाइड कर रखा है जिसको अंग्रेजी के अंदर एक हाई फाई लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एट द नेशनल लेवल एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर एट द स्टेट लेवल। अब क्या होता है, जब आपको कोई चीज पता लग जाती है ना कि यार ये वाली चीज हो सकती है ऐसे, लेकिन मेरे पास एक शॉर्ट ट्रैक भी तो पता पड़ी हुई है, तो जनरली हमारे देश में पीएम और इनका मंत्रिमंडल और सीएम और इनका मंत्रिमंडल क्या करने लग गए थे, सीएम गवर्नर को बोलने लग गया था और पीएम प्रेसिडेंट को बोलने लग गया था बड़े सालों से, जब से ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, मतलब काइंड ऑफ कि तुम ना पार्लियामेंट के सेशंस का या फिर विधानसभा के सेशंस का वेट मत करो। समर सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन में बिल पास होते हैं, अरे कौन वेट करे इतना। और हम जानते हैं कि हमारे आंकड़े इतने हैं नहीं वहां पर, कि हमारे एमपी इतने हैं नहीं, हमारे विधायक इतने हैं नहीं कि हमें मेजोरिटी का सपोर्ट मिल जाएगा और वो बिल आराम से पास हो जाएगा। ये साले अपोजिशन वाले पक्का अड़ंगा अड़ाएंगे और ये बिल पास नहीं होगा, ये एक्ट नहीं बनेगा। जानबूझ के कोई चीज जो मुझे पता है, कोई बिल ऐसे कि जो पार्लियामेंट के सेशन या फिर विधानसभा के सेशन में पास नहीं हो सकते थे नेशनल स्टेट लेवल पे, मैंने उनको बोला प्रेसिडेंट को कि तुम उनको ऑर्डिनेंस बना दो, तुम उनको ऑर्डिनेंस बनाकर पास, मतलब तुम उनको ऑर्डिनेंस बनाकर देश में लागू कर दो। और गवर्नर को ऐसे ही मैंने बोला तुम उनको ऑर्डिनेंस बनाकर राज्य लेवल पे लागू कर दो। तो ये बोला जाता था पहले इंदिरा गांधी के टाइम पे कि सेटिस्फेक्शन अगर इन लोगों की है, प्रेसिडेंट की, गवर्नर की और एडमिनिस्ट्रेटर की, तो ऑर्डिनेंस बन जाएगा और वो लागू होगा और ये इनकी सेटिस्फेक्शन फाइनल होगी, मतलब इसको कोई चैलेंज नहीं करा जा सकता। लेकिन इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया गया। कोर्ट सवाल कर सकता है राष्ट्रपति से, राज्यपाल से और एलजी से, तुमने क्यों लाया है ऑर्डिनेंस, क्यों, इतनी भी क्या जरूरत आन पड़ी थी। तो इसलिए इतने बड़े ओहदे पे होने के बाद ये आप एकदम से ऑर्डिनेंस लेकर नहीं आते हैं। जैसे एक बात बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बनकर आए, उस टाइम पर हमारे देश में राष्ट्रपति कौन थे, कौन थे 2014 में, प्रणब मुखर्जी। वो कांग्रेस से थे, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा पूरी निभाई राष्ट्रपति होने की। इनकी और मोदी जी के रिलेशन में आज तक कभी खटास नहीं आई। मोदी जी बार बार इनको बोलते थे ऑर्डिनेंस ये वाला ले आओ, ये वाला ले आओ, ये वाला ले आओ। एक बार इन्होंने बोल दिया था मोदी जी को, सर जी ये 5वीं बार आप मुझसे रिन्यू करवा रहे हो, इसको अगर पास करवाना है ना, चुपचाप अगली बार पार्लियामेंट का सेशन होगा, अपने मंत्रिमंडल को, एमपी को बोलना वहां पेश कर दे। ये इस बार अगर मेरे पास ऑर्डिनेंस अगर आप रिन्यू करवाने आए, मैं इसको लागू नहीं करूंगा। ये 5 बार हो चुका है। ये क्या दिखा रहा है आपको, ये जो मैंने रियल बात बताई, ये क्या दिखा रहा है आपको, प्रेसिडेंट के अंदर भी अब डर है कि लॉ हमारे देश में ऑर्डिनेंस से बनने की प्रक्रिया नहीं दी है संविधान निर्माताओं ने, वो संसद भवन या विधानसभा से बनेंगे, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे इरेस्पेक्टिवली। ऐसे तो फिर जरूरत ही, ऑर्डिनेंस का एक ड्रॉबैक क्या होता है दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग में मैं ये करवाऊंगा आपको, और जब ऑर्डिनेंस के बारे में हम पढ़ेंगे किसी दिन लक्ष्मीकांत में, ऑर्डिनेंस का ड्रॉबैक ये होता है कि इस पावर की वजह से संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बिल्कुल टॉय नजर आते हैं। इन हाउस की रेलेवेंसी नजर नहीं आती है, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो ये सोच लेते हैं यार जो चीज यहां से पास नहीं हो रही है, जहां पर हमारा आंकड़ा नंबर अच्छा है, तो ठीक है सेशन में पास करवा लेंगे। जो बिल हमें पता है विरोधी दल, अपोजिशन पास नहीं होने देगा, कोई बात नहीं, हो जान दो, सेशन खत्म, वेट करते हैं कब ये, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये सेशन खत्म हो जान दो, हम इनका वेट करते हैं, हम इनको पास करवा लेंगे किससे, ऑर्डिनेंस मेकिंग के थ्रू। आप ये पूछ रहे हो कि कभी कभार एक गवर्नर दो, या गवर्नर दो स्टेट्स का गवर्नर कैसे हो जाता है, या फिर एक एलजी दो यूटी को कैसे संभाल रहा है। बस उनका साइज छोटा है और वो उतना एरिया हैंडल कर सकता है, उतनी पावर, उसको कोई हर्डल नहीं है, उतनी पावर वो आराम से एक्सरसाइज कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये तो तुम ये पूछ रहे, मतलब आप इसकी टोन समझो, अगर मैं इसको ये पूछूं, देखना अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक प्रधानमंत्री क्यों है इतने बड़े देश को कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल तक चलाने के लिए, इतना बड़ा देश को एक बंदा कैसे संभाल सकता है। कोर्ट की पावर छीन ली थी ना, जुडिशियल रिव्यू की पावर, कुछ पावर्स को रिस्टोर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की भी
और हाई कोर्ट की भी स्पेशली पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। एक ट्रिक बता देता हूं, अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आए कभी भी प्रीलिम्स के अंदर की बात कर रहा हूं और इंटरव्यू में आपसे वो पूछे, आपको कोई भी ऑप्शन दे रखा हो प्रीलिम्स के अंदर, कोई भी लिस्ट दे रखी हो, 1 2 3, ऐसे करते करते 7 होंगे और ऑप्शन दे रखे हो 2 4 5 6 ओनली, 1 3 5 7 ओनली, 2 4 6 ओनली, ऑल ऑफ दी अबव। हमेशा उसमें ऑल ऑफ दी अबव चूज कर आना। एक ट्रिक ये है, ट्रिक क्या है वैसे, आप इसका लॉजिक थोड़ी क्लासेस के बाद समझ जाओगे। 99.5% टाइम्स काम करता है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू 99.5% देश में कोई भी मुद्दा होगा, जुडिशरी के पास पावर है उस मुद्दे को रिव्यू करने की जो कि सरकार के कदम के साथ एसोसिएटेड हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सरकार के द्वारा किसी भी निर्णय कदम को लिए गए मतलब एक डिसीजन की पावर को रिव्यू करने की पावर कोर्ट्स के पास है, यानी कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पावर जुडिशियल रिव्यू। 99.5% केसेस में वो हमेशा आंसर तुम्हारा ठीक होगा कि अगर वो तुमसे बोल रहा है कि क्या यहां पर जुडिशियल रिव्यू की पावर हो सकती है यूज, अंधा धुंध करके उसको मार्क कर देना, आंखें बंद करके हाँ करती है। ये एक सबसे बड़ी ट्रिक है। हर जगह वैसे यूपीएससी में तो ट्रिक्स वैसे बहुत कम जगह खेलती हैं कि हम शॉर्ट तरीके से बोल पाए। जुडिशियल रिव्यू के केस में मैं तुम्हें बोल रहा हूं आंख बंद करके सारे ऑप्शंस मार्क कर देना राइट, वो हमेशा तुम्हारा ठीक होगा, पक्का एक्यूरेसी होगी, नंबर कभी नहीं कटेंगे उस क्वेश्चन में, वो प्रिम्स का क्वेश्चन हाथ से नहीं जाएगा। यहां पर एक टर्म को रिप्लेस करा गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय आर्म्ड रेबिलियन। मतलब नेशनल इमरजेंसी जब लगती थी ना, और जब इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी नेशनल इमरजेंसी, अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारे देश में इमरजेंसी जो लगती है कितनी तरीके की लगती हैं? आर्टिकल बताना जरा मुझे इनके। 352 किस लिए? अगला? ये एक सेकंड, एक सेकंड, और 360, चार चार का गैप होता है, याद रख लेना, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इनमें से, इन तीनों में से मयूर ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जो आज तक नहीं लगी है? मयूर को बोलने दो जरा। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, ये नहीं लग रखी है आज तक। एक्स्ट्रा चीज डोंट वरी, हम इसको सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। लक्ष्मीकांत, मैं फिर से बोल रहा हूं, 7वीं 8वीं बार बोल रहा हूं मैं, रोज रिवाइज करते रहना। ये अगर हाथ से निकल जाती है, ये आगे इसका बैकलॉग कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सिर्फ ये इकलौती बुक है जो यूपीएससी में ट्रस्ट बनाती है कि मैं आईएएस बन सकता हूं, और यही ट्रस्ट तोड़वा देती है। चीजें बहुत टफ है भाई, इस साल तो नहीं हो गया, बहुत सारा मेरा कोर्स पीछे छूटा हुआ है। मैं इसलिए बहुत आराम आराम से करवा रहा हूँ, जितनी चीजें डिकोड करके करवा रहा हूँ। एक एक पैराग्राफ भी रोज नहीं कर सकते तो संलेखना कर लो फिर। उसके बाद इट मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर, नहीं नहीं, ऊपर वाली चीज बतानी थी, सॉरी, ऊपर वाली तो बताई। यहां पर नेशनल इमरजेंसी जब लगती, जब शुरू में जो प्रोविजन था, इंदिरा गांधी जी ने क्या बोलकर लगाई थी, एक वर्ड यूज होता था जिसका उन्होंने फायदा उठाया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। यार इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब क्या? कल को अगर हम सारे लोग रोड पे खड़े होकर पार्टी कर रहे हैं, शैंपेन उड़ा रहे हैं, और हम लोगों ने ज्यादा पी लिया अगर, और एक दूसरे के सर पे बोतल वोतल फोड़ दिया, हम लोगों में आपस में लड़ाई हो गई, तो ये भी इंटरनल डिस्टर्बेंस है। फिर तो वहां इमरजेंसी लग जाएगी ऑन द स्पॉट, हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ऐसे तो कहीं भी दंगे करवा दे सरकार, रूलिंग पार्टी, और वहां पर लगाती रहे इमरजेंसी। इस चीज का बहुत फायदा उठाया इंदिरा गांधी जी ने, और ऑपोजिशन लीडर्स लाइक अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, इनको घर से उठा उठा कर लेकर गई थी पुलिस। बाद में जब पूरा इमरजेंसी सिनेरियो खत्म हो गया और जब जेपी सरकार आई, तब उन्होंने 44th अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला, इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड में ही दिक्कत है, शब्द में ही दिक्कत है, ये शब्द ही घटिया है।
इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब क्या, दो गाड़ियां भिड़ गई, वहां पर भी रोड के ऊपर जाम लग गया, लगाओ इमरजेंसी। एक पत्नी अपने पति को चप्पल से रोड पे मार रही है, तुम उससे प्यार नहीं करते, वहां भीड़ इकट्ठा हो गई, लगाओ इमरजेंसी। ये क्या बात हुई यार? दंगे चल रहे हैं, कोई नारेबाजी चल रही है, हल्का सा पथराव चल रहे हैं, लगाओ इमरजेंसी। ऐसे तो इमरजेंसी लगती रहेगी। कभी ऑपोजिशन वाले कभी बैनर लेकर रोड पे उतर ही नहीं पाएंगे, कोई अपना प्रचार ही नहीं कर सकेंगे, तुम तो ये कहोगे वो तो पीसफुल प्रदर्शन है ही नहीं, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, लगाओ इमरजेंसी। हमेशा इसका मतलब तो तुम फिर वन पार्टी रूल बनाना चाहते हो, तुम्हारी सरकार रहेगी फिर तो ऐसे हमेशा। जो भी कोई तुम्हारे विरुद्ध काम करेगा, तुम्हें भीड़ हल्की सी दिखाई दी, जनता अगर इससे प्रभावित हो सकती है इस भीड़ से, लगाओ इमरजेंसी, उठाओ सबको। पुलिस को बोला फायर, आर्मी को बोला चला दो बुलडोजर, लगा दो इमरजेंसी। वर्ड एड ये करा गया आर्म्ड रेबेलियन। जब तक जब तक दंगे या विरोध प्रदर्शन इस प्रकार ना भड़क जाए कि वहां पर आर्मी की जरूरत आ पड़े, और जो प्रदर्शनकारी या फिर कोई मतलब किसी भी दो ग्रुप और जुटों के बीच में लड़ाई चल रही है, बंदूकों का, हथियारों का या खून खच्चर वहां पर नहीं हो रहा है, तब तक इमरजेंसी नहीं लग सकती। और ये भी बहुत लार्ज स्केल पे होना चाहिए। ये नहीं दो लोग आपस में भिड़ गए, बियर की बोतलें फोड़ रही दूसरे के सर पे, खून निकल गया, लगा दो इमरजेंसी। आर्म्ड रेबेलियन, आर्म्ड समझते हो ना, हथियार, जो कि नॉर्मली रोड पे घूमना अलाउड नहीं होता। मुझे किसी से बात करनी है, मैं रिवॉल्वर रख के थोड़ी ना जाऊंगा। मेरे जैसे इस प्रकार के लोग अगर बहुत सारे ग्रुप जुटों में मिलकर किसी एक मुसलमान इलाके के अंदर दंगाबाजी करने चले गए, या फिर उनके लोग हमारे एरिया में भिड़ गए, और ये दोनों ग्रुप और जुट मतलब तलवारें, बजूका, AK-47 राइफल्स लट चल रहे हैं, तब लग सकती है इमरजेंसी। तो ये वर्ड को रिप्लेस करा कि आर्म्ड रेबेलियन होना चाहिए, इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल डिस्टर्बेंस? नॉनसेंस वर्ड ये बोला गया। अगला, नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, आर्मी कू करना नहीं नहीं यार, इंडिया में कहा आर्मी ने कहा आज तक कू करा है, कभी तख्ता पलट कहां करा है? लेकिन आर्मी कू नहीं, लोग जब भिड़ रहे हैं आपस में, या किसी एक काइंड ऑफ सिविल वॉर का माहौल स्टार्ट हो गया, आर्मी को आना पड़ रहा है, आर्म्ड फोर्सेस को आना पड़ रहा है, BSF के सोल्जर्स को बुलाना पड़ रहा है, ये तब इमरजेंसी लगेगी। जैसे जनरल सिंह भिंडरावाला ने जब ये गोल्डन टेम्पल, अकाल तख्त और ये सबको घेर लिया था, बंदूकें घुसाती थी, तो आर्मी वाली घुसी थी कि नहीं घुसी थी अंदर पूरा? बस। अब इमरजेंसी हमारे देश में लगाता कौन है नेशनल लेवल पे? प्रेसिडेंट। वेरी गुड, ठीक है, इतना तो पता है ना, बेसिक नॉलेज। जिसको नहीं पता सिर्फ सुन लो, कोई बात नहीं। जितनों को पॉलिटी पहले से थोड़ी बहुत आती है, जो आंसर कर रहे हैं, वेल एंड गुड, आपके लिए क्लैपिंग भाई। जिनको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप लोग सीखने ही आए हो, धीरे धीरे सबके लेवल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। क्या होता था पहले, प्रेसिडेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर ने उसको बोला कि इमरजेंसी लगा दो, और प्रेसिडेंट ने लगा दी इमरजेंसी। जैसे जिस दिन इमरजेंसी लगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो दिन था 25 जुलाई 1975, ठीक है। जिस दिन इमरजेंसी लगी, पता है क्या हुआ मयूर? सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी ने मीटिंग बुलाई, 6:15 तक वो मीटिंग चली, 15 मिनट, और इमरजेंसी लग गई देश के अंदर। उस टाइम पर हमारे देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। मान ली उन्होंने बात। लेकिन फिर जब ऐसा बोला गया, जैसा कि मैंने तुम्हें कल बताया, जब राष्ट्रपति सांस और सुसु लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, मेरा मन नहीं है, बीइंग अ फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, कितनी बदनामी वाली बात है कि मेरे हाथ से कितने कुकर्म करवाए जा रहे हैं, कितने पाप करवाए जा रहे हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि तुम में से जितनी लेडीज हैं, उनका हस्बैंड बहुत ज्यादा करप्ट है, और वो तुमसे मतलब जानबूझ के ऐसे सिग्नेचर फॉर्म और ये करप्शन की प्रॉपर्टीज खरीदना, ये सब साइन करवाते जा रहा है। तुम्हारी अंदरूनी आत्मा तुम्हें आवाज नहीं दे रही है, लेकिन पति ये तो बात माननी पड़ेगी। सेम, प्रेसिडेंट बेचारा कुछ कर नहीं सकता, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात माननी पड़ेगी। लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसे एक पावर दे दी गई कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो कैबिनेट है, रिटन फॉर्मेट में रिकमेंडेशन देगा अपनी राष्ट्रपति को कि तुम मतलब PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए नेसेसरी है, लिख कर दो उसे राष्ट्रपति को कि इमरजेंसी लगानी है। अब पता है लिखने की वजह से क्या होगा? इतना आसान भी नहीं है। लिखने की वजह से क्या होगा, फिर कल को इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। एक छोटा सा इस बात को रिलेट करने के लिए एग्जांपल दूं,
अब जो पिक्चरें नहीं देखते हो तुम में से तो गवार हो। रेड मूवी देखी है अजय देवगन की? रेड मूवी देखी है अजय देवगन की? रेड रेड। अजय, इंदिरा गांधी का फोन आता है अजय देवगन के पास, वो आईआरएस ऑफिसर होता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर, कि देख लीजिए आपने जहां छापा मारा है, आपने जो रिकवरी करी, कुछ हो सकता है क्या? वो कहता है, रिस्पेक्टेड पीएम साहिबा, ये बात आप मुझे लिखकर दे सकती हैं? और इंदिरा गांधी पीछे हट जाती है, क्योंकि कल को आपकी जॉब पे बात नहीं आएगी ना। उस मूवी से पता है क्या सीखना चाहिए तुम्हें? कल को तुम्हें कोई भी विधायक या सांसद तुम पे अगर प्रेशर बनाए, तुम उससे कहो मैं कर दूंगा सर ये वाली चीज फॉलो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, रिटर्न रिटर्न में लिख कर दे दो मुझे। वो चीफ मिनिस्टर, वो विधायक, वो सांसद कभी तुमसे भिड़ेगा नहीं। जब स्टेट लेवल पे इमरजेंसी लगती है जैसे प्रेसिडेंट रूल, या फिर नेशनल लेवल पे इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी, उसमें पहले क्या था, इंदिरा गांधी की सरकार ने सारे फंडामेंटल राइट्स एक तरीके से पूरे के पूरे खारिज कर दिए थे। अब उसमें यह देखा जाता है भैया, फंडामेंटल राइट मेरा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 20 एंड 21 आर्टिकल बहुत जरूरी होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी, उनकी तो मान मर्यादा का ख्याल रखो। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं करा, किसी की मान, किसी के भी घर में घुसना, किसी को भी हाउस अरेस्ट करना। जैसे जब यही था कि अगर मैं आपको बात बताऊं, ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम पर जब ये पंजाब का स्ट्रगल चल रहा था, खालिस्तान और ये सब चल रहा था, तो मतलब इतनी नफरत करवा देना कि हिंदू और सरदारों के बीच में, कि मतलब 6 बजे के बाद किसी सरदार का बुलेट बाइक पे घूमना ही मतलब वो था कि उसको देखो और शूट कर दो। ऐसे ऐसे ऑर्डर भी आ रखे, लोग छुप छुप कर रहे हैं। हमारे सरदार भाई बहन जितने थे वो छुप छुप कर रहे हैं उस टाइम पर। मेरे पर्सनल मतलब मेरे जो दादाजी बताते थे कि उनके एक दोस्त थे सरदार ग्वालियर के अंदर, वो हमारे घर पे खुद मतलब 8 महीने 11 महीने ऑलमोस्ट 1 साल तक वो और उनकी फैमिली छुप कर रहे हैं। कई लोगों को अपने बाल कटवाने पड़े थे, नाम चेंज करवाना पड़ा था, सरनेम बदलवाना पड़ा था। डर उनको उसके लिए नहीं था, डर अपनों के लिए लगता है ना इंसान को, परिवार के लिए, बीवी बच्चों के लिए। तो ये देखा गया कि ऐसी अगर कोई कल को स्थिति आ पड़ी तो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स देना जरूरी है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स पूरी तरीके से नहीं छीने जा सकते, एटलीस्ट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो किसी भी हालत के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कश्मीर फाइल्स है, अभी मूवी आई थी, ठीक है, उसमें एक बात बताओ, क्या कोई भी किसी को भी राइट है कि एक औरत को मतलब सड़क पे खड़ा होके, चाहे वो कैसी भी हो, कुछ भी हो, कितना भी मतलब जब उसके घर में कुछ भी मतलब ड्रग्स मिल गए हैं, वो मिल गया, कुछ भी मिल गया, मतलब एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जो कि उस मूवी का सीन है उससे रेड करके एक चीज बता रहा हूं। क्या आप किसी भी विमेन की डिग्निटी को किसी भी परिस्थिति के अंदर, देश में कुछ भी हो गया, मतलब मान लो वही आतंकवादी है, उसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा है इस देश के अंदर, तुम उसको सड़क पे उसकी न्यूड परेड कर दोगे क्या? बताओ। प्राइवेसी का तो सम्मान रखो उसका कम से कम। हमारे देश में शुरू शुरू में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज वन ऑफ देम। इसको हटा दिया गया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और इसको आज के टाइम में लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने तुमसे अभी ऊपर बोला कि जो सेफगार्ड दिए गए, ये वाला पॉइंट उसी से कनेक्टेड, 12 पॉइंट, कि फंडामेंटल राइट जो कि दिए गए आर्टिकल 20 एंड 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये किसी भी हालत के अंदर, इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, इसको सस्पेंड नहीं करा जा सकता, ठीक है। कोर्ट से पहले एक पावर छीन ली गई थी, ठीक है, कि अगर किसी भी तरीके का इलेक्शन डिस्प्यूट होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन, या स्पीकर ऑफ द लोकसभा के इलेक्शन, उसमें कोर्ट के पास पावर नहीं है इनके इलेक्शन डिस्प्यूट को डिसाइड करने का। लेकिन इस प्रोविजन को हटा दिया गया, और अगेन वही वाली बात है, यहां पर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू दे दी गई कोर्ट को, कि अगर इनमें से किसी भी इलेक्शन मैटर्स में डिस्प्यूट होता है, या फिर अगर ये देखा गया कि कोर्ट को ये लगा कि ये गलत तरीके से ये पर्सन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा का स्पीकर बना है, तो प्रेसिडेंट उनके इलेक्शंस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। ये वर्ड याद रखना, नल एंड वॉइड, यानी कि खारिज कर सकता है। कुल मिलाकर ये वर्ड थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगता है, इसको यूज करना शुरू कर दो, नल एंड वॉइड।
ठीक है, तो यहाँ तक हमने खत्म कर लिया। 42nd एंड 44th अमेंडमेंट हमने खत्म कर लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।